नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज हम मुद्दे की बात में बात करेंगे उत्तराखंड में हो रहे पलायन को लेकर। उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जिलों से बीते 9 महीनों में 58,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने विधानसभा क्षेत्रों से पलायन किया है। राज्य के निर्वाचन कार्यालय की ओर से 9 महीने में मतदाता बनने, नाम जोड़ने, नाम हटाने, पते में परिवर्तन करने आदि गतिविधियों के बाद ये आंकड़ा सामने आया है। इनमें एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा या पर्वतीय जिलों से मैदानी जिलों या फिर दूसरे राज्यों से पलायन वाले लोग शामिल हैं। चुनाव आयोग की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिस पर अगर आंकड़ों पर गौर करें तो आंकड़ों पर गौर करते हुए आपको बता दें कि पर्वतीय जिलों से मतदाताओं के दूसरे जगहों पर पलायन की आशंका नजर आती है। 5 जनवरी से अगर बात करें कि एक आंकड़ा सामने आपके सामने रखा जाए और 5 जनवरी से बात की जाए तो 5 जनवरी से 30 नवंबर तक, माफ करिएगा 30 सितंबर तक प्रदेश भर से मतदाता सूची से कुल 1,69,529 नाम हटाए गए। इनमें से 32,997 नाम ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 15,772 नाम ऐसे थे जो रिपीट हो रहे थे, यानी कि बार बार वो रिपीट हो रहे थे। वहीं 1,20,760 नाम ऐसे हैं जो कि अपने विधानसभा से पलायन कर चुके हैं। बात देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की जाए तो ये मैदानी और घनी आबादी वाले जिलों में से कुल 62,658 मतदाताओं ने पलायन किया है, जबकि बाकी के जो 10 पर्वतीय जिले हैं उन जिलों से 58,102 मतदाताओं ने अपनी विधानसभा से पलायन किया है। तो ये ग्राफिक्स भी आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि किस जिले से कितना पलायन हुआ। नैनीताल से 11,883 वोटर हटे, वहीं अल्मोड़ा से 11,474 वोटर जो है वो हटाए गए। पौड़ी से 11,093 वोटर हटे हैं। वहीं बात अगर की जाए पिथौरागढ़ की तो वहां पर 8,388 ऐसे वोटर है जो हटाए गए हैं। टिहरी की बात करें तो 6,120 वोटर ऐसे हैं जो हट गए हैं। वहीं चमोली में ये आंकड़ा 3,852 है और रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो वहां पर 1,910 वोटर जो है वो हटाए गए हैं। वहीं नैनीताल में 11,883 वोटर जो है वो हटाए गए हैं। वहीं प्रदेश के 11 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जिनमें 2% से अधिक वोटरों के नाम मतदाता सूची में नहीं है। पर्वतीय जिलों की आपको बता दें कि चौबाटा खाल की भी बात की जाए, वही प्रतापनगर से 2.34% के जो है लोग हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अल्मोड़ा विधानसभा में 3.80% ये संख्या बताई है। वहीं मुख्यमंत्री धामी की खटीमा विधानसभा सीट से 2.01% का ये आंकड़ा रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 मेहमान जुड़ेंगे। हरि सिंह बिष्ट जो कि पूर्व कांग्रेस विधायक हैं और वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, जय सिंह रावत। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे इस खास पेशकश मुद्दे की बात में। शुरुआत करते हैं हीरा सिंह आपसे कि पलायन अभी तक रुक नहीं पा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका प्लान यह है कि वर्तमान सरकार को दूसरा टर्म लग रहा है और 6 साल 7 साल इनके उनको नीति नहीं बनी है। जब तक हम पहाड़ों पर उनके लिए रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, CBSE पैटर्न पर त्योहार टाइम स्कूल खोल दो, बाद पहाड़ के बच्चे पढ़ाने देहरादून नहीं आएंगे तो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मोदी जी का कोई विजन नहीं है, शिक्षा मंत्री का कोई विजन नहीं है इस बारे में, तो पलायन होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है, ये 3 चीजें हैं कि वहाँ पर न तो रोजगार उपलब्ध है, न बच्चों हमारी शिक्षा दीक्षा व्यवस्था CBSE पैटर्न पर हमने प्रस्तावित किया नहीं हो पा रही है, न स्वास्थ्य की स्थिति। कोई अस्पताल इन्होंने नहीं खोला। जो रोजगार देने की दिशा में हमने पहले पॉलिटेक्निक बनाए थे, ITI बनाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों पहाड़ों पर खोले, द्वारहाट पौड़ी, जिससे पहाड़ का पलायन न लोग यहाँ ना आए वहाँ रुके। ये हमने बड़ी मेहनत करके 2002 और 2007 के बीच में तिवारी सरकार में किया था। लेकिन पॉलिटेक्निक की क्या ITI बंद करके बात करें इन्होंने, जहाँ बच्चे वहीं पढ़ते पहाड़ पर, हर जिले में 2-3 ITI थे, पॉलिटेक्निक थे। रोजगार के संसाधन नहीं होंगे, उनकी उपज का उनको खाने को वो नहीं होगा तो करेंगे क्या ये बताइए। न तो शिक्षा है, न रोजगार, न स्वास्थ्य है। जो हमारी उपज है उसका मूल्य नहीं मिल रहा, सरकार उसको
भारत देश जो जी बिल्कुल बिल्कुल हीरा सिंह जी, जी बिल्कुल बिल्कुल हीरा सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल हीरा सिंह जी, ये पलायन का मुद्दा आज का नहीं है ना, ये बहुत पहले का। फिलहाल आपके पास वापस लौटेंगे, चलते हैं आपके पास जय सिंह जी कि पलायन का मुख्य कारण क्या माना जाए जब सरकार तमाम प्रयास भी कर रही है, इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी 9 महीने में 58,000 पलायन क्यों? देखिए पलायन वास्तव में कोई जी मेरा सवाल मेरा सवाल जय सिंह रावत जी से है। हीरा सिंह जी आपसे सवाल ले लिया गया है, अब इनको बोलिए। जय सिंह जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी समस्या निश्चित रूप से गंभीर है, लेकिन जो आप आंकड़े बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, तो उसमें तो मैदानी इलाकों में भी इधर से उधर हुए हैं, देहरादून में है, आपका हरिद्वार जिले में है, वो ज्यादा ऑथेंटिक उनको नहीं माना जा सकता, लेकिन दैट इज इंडिकेशन, वो है संकेतक है कि वास्तव में अगर वोटर कम हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वोटर कम हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे अब 2026 में डिलिमिटेशन में होना है। तो अभी तक 6 सीट पहाड़ की पहले घट गई थी, अभी और सीटें घट गई तो 26-27 सीट पहाड़ की रह जाएंगी। तो पहाड़ का कहते हैं ना, कहने के लिए तो हर वक्त आते हैं पहाड़ की जवानी, पहाड़ की पानी, मोदी जी भी आते हैं, सब लोग कहते हैं सब टकरा। तो आपने क्या किया? आप तो 2014 से बोल रहे हैं कि यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी हम रोकेंगे, तो क्या हुआ? रुका क्यों नहीं हो? सवाल अब ये है कि जो राजनीतिक शक्ति, जो नेता है हमारे, वो भी खिसक के आ गए, वोटर खिसक के नीचे आ गए, तो नेता भी ज्यादातर पहाड़ के मैदान में आ गए। अब मैदान में आने और पहाड़ की सूद कौन लेगा? असली समस्या तो देखिए, पलायन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल उसमें होता ही है, शुरू से जो जनसंख्या इधर से उधर बेहतर जीवन के लिए चलती रहती है। लेकिन आज असली समस्या, जो लोग वहां टिके हुए हैं उनका जीवन तो बहुत ही मुश्किल भरा हो गया। जहाँ 100-200 परिवार होते थे, वहाँ 4-5-6 परिवार जिस गांव में रह गए, क्या है, बंदर आ गए, जंगली जानवर आ गए, वहां न खेती हो सकती है न कुछ हो सकता है। वो गरीब क्या करेंगे वहां से? फिर वो छोड़ के आ रहे हैं तो कहाँ रहेंगे? स्लम्स में, नदी किनारे कहीं पर कोई झुग्गियां बनाएंगे, पहाड़ों से जनसंख्या आएगी, नीचे मैदान में आएगी, वो नदी नालों में रहेंगे तो यहाँ से समुद्र बढ़ेंगे, और सारी जो डेमोग्राफिकल जो चेंज हो रहा है वही नहीं। उसके बाद क्या होता है? जनसंख्या घटेगी तो बजट भी घटता है ना, बजट एलोकेशन जनसंख्या के आधार पर होता है। जो ज्यादा जनसंख्या वाले हैं, आपका देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, इनमें सारा भाई मैक्सिमम पैसा भी इधर ही लगेगा। तो वो सारी चीज है जिनके जो रह गए हैं पहाड़ में। अब क्या होता है, कई स्कूल थे पहले, ठीक है, गांव के पास होता था, अब वहाँ 4-5 बच्चे रह गए, क्या हुआ? स्कूल बंद हो जाएंगे। स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या कहते हैं, उन जो 4-5 बच्चे हैं उनके लिए जहाँ 1 किलोमीटर पर स्कूल था या आधा किलोमीटर, तो कई किलोमीटर दूर हो गया, उनके लिए स्कूल पढ़ना मुश्किल हो गया। वही हर चीज का है। अब आप बात करते हैं, परसों की बात आई है, वो वहाँ का चमोली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 18-19 किलोमीटर पैदल कोई उसमें गए, इधर कलगोट गाँव है। जी बिल्कुल, आपके तमाम आंकड़े जो आप रख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपसे जय सिंह जी ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये वर्तमान समय की ऐसी स्थिति है या इससे पहले जो है स्थिति और भी ज्यादा खराब थी, कि अभी लोग ज्यादा पलायन कर रहे हैं? क्योंकि आप वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप इस चीज को काफी नजदीकी से देखे होंगे। पलायन करना बेहतर जीवन के लिए, बेहतर लिविंग कंडीशन के लिए तो होता ही रहता है। उत्तराखंड में नहीं, सारे देश, सारे संसार में होता है, इधर जाती है, लेकिन यहाँ मजबूरी में जा रही है। जो आगे बेहतर जीवन के लिए आगे, लेकिन जो छूट गए उनके पास पलायन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरा आपदाएं देखिए आप, अभी ये भी आ रहा है, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। हर साल आप जानते हैं कितना ये परसों ही कुछ ही दिन पहले उधर जब पिंडर घाटी में 5-6 परिवार, एक परिवार के लोग दबके मर गए, और सारी स्थितियां हैं। वहां पर भूस्खलन हो रहा है, त्वरित बाढ़, जो फ्लैश फ्लड आ रहा है, भूकंप का खतरा है, आपदाओं का खतरा है, उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं। हर बार आते हम, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी,
रोकेंगे, कैसे रोकेंगे पहाड़ का पानी, आपके पास पहाड़ का लौटेंगे जमानी जी, कैसे बिल्कुल रोकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटेंगे जय सिंह जी। आपसे पूछते हैं हीरा सिंह जी, ये आज की समस्या नहीं है, आपका शासनकाल भी जब था तो उस समय भी स्थिति ऐसी ही थी। अगर आज की बात की जाए तो आज तो उत्तराखंड में जो वर्तमान सरकार है उसकी तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, रोडवेज बनाए जा रहे हैं, युवाओं को तमाम तरह की सुविधाएं जा रही है, क्योंकि जो मुख्य बातें हैं कि रोजगार और शिक्षा को लेकर जो ज्यादा परेशान है छात्र और लोग, वो वहां से पलायन कर रहे हैं। लेकिन अब तो स्थितियां पहले से बेहतर है ना। आप भी बीजेपी की धामी जी की भाषा बोल रहे, बेहतर है। एक माल मैं आपसे 2-4 सवाल करना चाह रहा हूँ। इतने पॉलिटेक्निक बनाए जो लोकल बच्चे वहाँ रोजगार के लिए प्रशासन करे, सर्टिफिकेट मिलते, नौकरी मिलती। इतने अस्पताल बनाए कि इलाज वहाँ पर होता। इतने पब्लिक तो CBSE पैटर्न पर, जैसे मैंने नाला पानी में यहाँ पर राजीव गांधी नवोदय 6ठी से 12 तक फ्री शिक्षा थी और CBSE पैटर्न बना, मतलब अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को महंगी शिक्षा से बचाया जा सके, वो प्रस्तावित था। आप एक उपलब्धि तो बताएं। आप कह रहे बीजेपी बहुत काम कर रही, अरे सड़क तो बन रही है, प्रस्तावित है, कोई दिक्कत नहीं। आप हेलीपैड बना दो, उससे लोगों को क्या लाभ है? लोगों को लाभ तो अस्पताल से, शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, रोजगार से। मैंने हर हेडक्वार्टर में देहरादून से वॉल्वो बस सेवा की थी और हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया में सारी राजधानी में लगाई थी। हर जिले को बस सेवा से जोड़ा था मैंने, उसमें परिवहन सेवा का मौका मिला था। आज वो सारी अस्त व्यस्त हो गई है। ये उपलब्धि क्यों नहीं बता रही जिससे रुकेगा मामला? ये बताने कि कितने अस्पताल खोले जिससे इलाज होता है, इलाज मिले। सर अभी यहाँ पे कमेटी भी बनाई गई है कि पलायन के जो मुख्य कारण है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि तभी पलायन रुकेगा जब मुख्य कारणों पर ध्यान दिया जाएगा। जय सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार इतने तमाम प्रयास कर रही है, रोजगार के जो है वो अवसर जो है राज्यों में उपलब्ध करा रही है, उसके बावजूद भी ये समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है? देखिए, प्रयास हो रहे नहीं, मैं नहीं कह रहा प्रयास नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो व्यवहारिक प्रयास होने चाहिए ना। तो आपको उसका पता ही नहीं है। अब जैसे पंचायती राज है, अगर आप पंचायती राज में लोगों को ज्यादा अधिकार देंगे, जो है, जो संविधान का 73वां अनुच्छेद है उसके अनुसार, 73वां संशोधन के अनुसार अगर आप 29 विभाग ग्राम पंचायतों को दे दें, पंचायतों का सशक्तिकरण हो जाए, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाए, तो लोग गांव की तरफ जाएंगे। गांव सशक्त होंगे तो तभी तो बात आएगी। अब गांव में लोग खिसकते जा रहे हैं, अब वहां रोकने का प्रयास नहीं हो। आपने एक आयोग खोला, पलायन आयोग खोला, वो भी पौड़ी जैसे शहर में। ये हमारे पहाड़ का तो प्रमुख शहर है, अंग्रेजों को बसाया हुआ है पौड़ी, बहुत अच्छी जगह है पौड़ी। पौड़ी में तक पलायन आयोग नहीं रह पा रहा है, तो आप कहते हैं साहब कि यहाँ हम कर देंगे। उसके बाद राजधानी की बात बोलो ना, राजधानी की बात कितना बड़ा धोखा है। अब आप अगर वैसे राजधानी चली जाएगी तो जो यहाँ डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, ऊपर की तरफ आएगा ना चेंज, ऊपर की तरफ आएगा नहीं आएगा? आप जो सारा जो लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे? तो राजधानी के बारे में आपको कोई निश्चित राय नहीं है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि राजधानी के मामले जो बेसिक अभी अस्पताल की बात है, हवा में बात करते हैं नेता लोग। अभी भी सड़कों पर महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं, अस्पताल खोले हैं उनमें डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। नेताओं ने अपने जितने रिश्तेदार थे, अपने जानने वाले थे, पहाड़ों से सब क्या कहते हैं उनका ट्रांसफर करा के देहरादून ले आए, हरिद्वार ले आए, सारी जगह ले आए। तो कैसी स्थिति, कर्मचारी वहाँ काम करना नहीं चाहता, डॉक्टर वहाँ काम करना नहीं चाहता। आप ये समझिए डॉक्टर वहाँ क्यों नहीं जाते? जब सियाचिन में डॉक्टर जा सकता है, लेह लद्दाख में फौज का डॉक्टर जा सकता है, तो यहाँ का जो ये खुद डॉक्टर बना रहे हैं आपको, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बना रहे हैं, देहरादून में डॉक्टर बना रहे हैं आपको, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में, हल्द्वानी में डॉक्टर अपने बनाए हुए डॉक्टर आप बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये समझा जाए जय सिंह जी, ये समझा जाए कि जो काम हो रहे हैं वो जमीनी स्तर पर से उतारा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो लोग हैं वो पलायन से बच नहीं पा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं राज्य से। हीरा सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी देखा कि रोपवे का इंतजाम किया गया, पर्यटक पहले से इस बार काफी ज्यादा आए हैं और उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो ये पर्यटकों पर ज्यादा निर्भर करता है। तो पर्यटक तो आ रहे हैं ना सर, पर्यटकों की तो संख्या बढ़ रही है। कोई सरकार की नीति की वजह से नहीं आ रहे। धार्मिक पर्यटक है उत्तराखंड का, यहाँ 4 धाम है, उसके लिए पर्यटक आस्था के रूप में बीजेपी कहती है उनकी वजह से, मोदी जी कह रहे मेरी वजह से आ रहे। ये बड़ी हास्यास्पद है। ये हमारी धार्मिक भावना को राजनीतिकरण करना चाह रहे। पर्यटन आ रहे रिकॉर्ड बना,
200 लोग नहीं मरे आपके क्या? यात्रा में 200 लोग पहाड़ों मरे, और हरिद्वार में कितने मरे दवाइयों से, गलत दवाइयां दे करके? उस पर क्या किया आप? सुविधा क्या देर रुकने की? आपके कोई डॉक्टर नहीं था, हार्ट अटैक से मरे लोग, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली रास्ते में। ये शर्म की बात है, ये गलत मैसेज गया। और हम इतने लाख, अरे तो वो आते हैं, हर साल आते हैं, बढ़ती आबादी बढ़ रही है, लोगों की आस्था बढ़ रही है सर। इस बार 48 लाख अगर पर्यटक आए हैं, 48 लाख श्रद्धालु आए, तो वो कम संख्या नहीं, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह से पर्यटन ज्यादा प्रभावित हुआ था, पर्यटकों को दोबारा उस तरह से लाना खींचना वो काफी मुश्किल होता है। लेकिन इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ जो आए हैं वो तो कहना पड़ेगा ना। रिकॉर्ड तोड़ तो आए अपनी आस्था में, सरकार की वजह से। सरकार का झूला झुला रही उनको, इलाज तो मिला नहीं, किसी ऑक्सीजन नहीं मिली, रास्ते में किसी को इंजेक्शन मिला, दवाइयां का अभाव में 200 लोग मरे। इतिहास ये भी तो बना, उस बात क्यों नहीं कह रहे आप? कुंभ के टाइम पर हरिद्वार में कितने लोग मिले? क्या इंक्वायरी का उसका? फर्जी दवाइयां, फर्जी कंपनियां न दिखा दिया इलाज, फर्जी दवाइयां दे दी। ये बताइए ना, सरकार की उपलब्धि क्या है? केवल मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम रहे, हमारे पर्वत रहे उत्तरकाशी में गिरे रहे, उनको घूम कर आगे कि हमने निकाल सके। 30 लोगों ने जान दे दी। कोर्ट द्वारा बस सेवा गई, क्यों नहीं पुलिस ने चेक किया? क्यों नहीं आरटीओ ने चेक किया? बस खराब थी, डबल सवारियां थी, गड्ढे में गिर के निकालने के साधन नहीं थे, तो क्या कर रहे आप? क्या उपलब्धि मुझे बताए ना। तो पलायन करेंगे लोग अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। आपके पास लौटेंगे जी हीरा जी, आपके पास लौटेंगे। जय सिंह, आपने सुना हीरा जी की बात। उन्होंने कहा कि जो सरकारें हैं वो भावनाओं का, आस्थाओं का राजनीतिकरण कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित ही हीरा सिंह जी उत्तराखंड के बहुत सीनियर मोस्ट लीडर है, वो जो कह रहे हैं अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। हम मेरा कहना ये है कि सरकारें काम किसी की करती हैं, फॉर्मेलिटी करती हैं, लेकिन वो व्यवहारिक होनी चाहिए ना। व्यवहारिक आप जब तक वो नहीं करें, उसका व्यवहारिक योजनाएं नहीं बनेंगे तो पैसे की भी बर्बादी होगी। दिक्कत ये है यहाँ पर आप कमिश्नर को वहाँ पौड़ी नहीं बिठा पा रहे हैं। आप ये बताइए, कमिश्नरी है पौड़ी में, कमिश्नरी लेवल के सारे अधिकारियों को पौड़ी में बैठना चाहिए या नैनीताल में बैठना चाहिए? वो कहाँ रहते हैं? या सारे देहरादून कैंप ऑफिस बना के देहरादून में रह रहे हैं। आप क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करते हैं, आप खुद शीतकाल में वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। कहने के लिए इतने 100 करोड़ से ज्यादा का वहाँ कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। गाँव में बेसिक अमेनिटीज, आप सड़कें बन गई हैं, लेकिन सड़कों की हालत क्या है गाँव में? दूसरा, वहां पर अस्पताल खोल दिया आप निश्चित रूप से, लेकिन वहाँ डॉक्टर तो हो, कर्मचारी तो हो। कई बार वहाँ सफाई कर्मचारी अटेंड करता है मरीजों को। जय सिंह जी मास्टर नहीं है, मास्टर जाते नहीं है वहाँ पर। जी जय सिंह जी, जो अभी आपने बताया कि अस्पताल खोल दिया गया है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो क्या ये सारी वर्तमान सरकार की या इससे पहले भी कई पार्टियों की जो सरकार रही है उनके शासनकाल में भी यही स्थिति थी? मैं ये कह रहा हूँ कि काम हर सरकार के का, चाहे विश्वजी की सरकार हो या गांधी जी की हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो, थोड़ा बहुत काम तो ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये कहते हैं कि बातें कम काम ज्यादा, लेकिन काम उल्टा होता है, काम कम होता है और बातें ज्यादा करते हैं। दिक्कत ये है, हवा खड़ा कर लेते हैं और वो समझते हैं कि बिल्कुल रामराज आ गया। रामराज की स्थिति नहीं है। पहाड़ में जीवन आज बहुत मुश्किल, आप खेती करना मुश्किल इसलिए हो गया, बंदर आ गए, सुअर आ गए। मैं बिल्कुल 6 इंटीरियर पहाड़ का आदमी हूँ, मैंने सुअर देखे, देहरादून आके सुअर देखे। आज सुअरों ने हमारे गाँव में या वो सबके गाँव में सुअर है, बंदर है, तो उन्होंने खेती करने नहीं दे रहे हैं। तो वो स्थितियां है, क्या करेंगे? बाघ का डर अलग है, आपके भालू का डर अलग है, जंगली जानवरों का डर अलग है, ये इस ऊपर से आपदाओं का डर। अस्पताल है, लेकिन अस्पतालों मतलब आप वहां से कोई सीरियस बीमार होता है, वो होता उसको ऋषिकेश एम्स में आना पड़ता है, कैसे तब तक उसकी जान चली जाएगी? बड़े लोगों के लिए तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल। जय सिंह जी, हीरा सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। मुद्दे बताए और जनहित के मुद्दे हैं और राज्य जुड़े मुद्दे कि भाई एक तो राजधानी गैरकानूनी रहने वाला ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करती सरकार ने, वहाँ आप मीटिंग करने को तैयार नहीं हो, जाने को तैयार नहीं। आप लोग
जो जंगली जानवरों का में आप हैं जी, विपक्ष में आप हैं, आपने कितनी बार मुद्दा उठाया पलायन का? अभी हमने देखा कि अभी तक भी एक बार भी विपक्ष ने जाकर वहां पर पलायन के मुद्दे को नहीं उठाया। सर, विपक्ष आप है, आपका ही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बनता है, अगर सरकार ने कोई काम नहीं किया या अपने वादे नहीं पूरे किए तो उसको जमीनी स्तर पर लाना, उसे जनता के सामने लाना, उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। आपने अभी तक क्या किया पलायन को रोकने के लिए? नहीं, विपक्ष क्या करे? विपक्ष धरना प्रदर्शन कर सकता है, ज्ञापन गवर्नर को दे सकता है, मुख्यमंत्री को दे सकता है। जी, बिल्कुल, 9 महीनों में आप हीरा सिंह सवाल कर रहे हैं, ये सवाल तो सरकार को देना चाहिए ना, सरकार को देना चाहिए कि आपने क्या किया। विपक्ष में आप हो, आपका भी उत्तरदायित्व बनता है जनता के बीच में जाकर, अगर पलायन हो रहे हैं, 9 महीनों में पलायन 58,000 हो गए हैं, तो इस पर आपने जाकर जनता के बीच में क्या किया? हमारी पार्टी हत्या कर रही, अभी भी यात्रा निकाली, देश जोड़ो यात्रा निकाली, बद्रीनाथ का आशीर्वाद की, ये जन समस्याओं से सरोकार कर रही पार्टी अपना काम अपनी देख रही, लेकिन काम तो सरकार ने करना, जो वायदे सरकार ने। कितने आंदोलन किए इसको पलायन को लेकर? हमने अंकिता भंडारी के उसमें मुद्दा पलायन को लेकर कितने आंदोलन किए आपने? कितने किए पलायन? सरकार का काम हमारे आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं किया, कर्मचारियों ने किया, पलायन को लेकर क्या किया? हमने सब काम पार्टी समय पर करती, हमारी ट्रेड यूनियन इंटेक के माध्यम से हमने 2 बार प्रदर्शन कर दिया, सरकार के खिलाफ सचिवालय में ज्ञापन दिया, हमको जाने दिया, आगे घेर दिया। अरे भाई, बुढ़ापे की पेंशन दो, पलायन रुको, अस्पतालों की व्यवस्था करो, ऊपर ये राजधानी गैरसैंण तो गैरसैंण में जाए ना, और रुके तो सही, मुख्यमंत्री रुके, मंत्री लोग रुके, अधिकारी जाना नहीं चाहता। ये सरकार टोटल अधिकारियों कब्जे में है, ब्यूरोक्रेट कोई हिलना नहीं चाहता, करप्ट ब्यूरोक्रेट बैठे, वो जैसा कहेंगे वैसे, क्योंकि वहाँ जाकर भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें। देखा आपने अगर जी बिल्कुल, आपने अभी अंकिता भंडारी की अगर बात की है तो हमने भी देखा था, जब अंकिता भंडारी का केस हुआ था, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं गया था, पूरा परिवार अकेले था, पूरा समाज अकेले था, तब आपको वहां पर जाना चाहिए था, मुद्दे उठाने चाहिए थे, आपने उस वक्त नहीं उठाए। फिलहाल वो अलग मुद्दा है, लेकिन पलायन की बात अगर की जाए तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। मैडम, सारे नेता गए थे एक एक करके, और हमने यहाँ रात को मोमबत्ती शोक निकाला था उनके प्रचार घंटा घर तक, 250 लोगों ने, कि उनको सीबीआई इंक्वायरी करो, उसको न्याय दो। जो जिस बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा, चाहे उत्तरकाशी का हो, चाहे हरिद्वार के नेता हो, कौन आ रहा? बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा, तो सरकार क्या करेगी? जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। उत्तराखंड के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचे अंकिता भंडारी के, बहुत शर्मनाक पूरा उत्तराखंड। सर, आज एसआईटी ने भी तो कह दिया ना कि दोबारा रीओपन किया जा रहा है। सर, आपके पास आएंगे। फिलहाल जय सिंह जी, आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो पलायन को रोकने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? क्या सरकार उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही है कि नहीं दे रही है? देखिए, जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जब तक आपका जो योजनाओं का प्लानिंग का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। विकेंद्रीकरण का मेरा मतलब ये है कि गांव समाज को, ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक अधिकार देने पड़ेंगे। जो 73वें संविधान का संशोधन है, उसकी जो मूल भावना है, ग्राम पंचायतों को अधिकार मिलेंगे, उनको वित्तीय अधिकार मिलेंगे, प्रशासनिक अधिकार मिलेंगे, तो तब जाके गाँव में कुछ काम होगा। दूसरी बात, आप राजधानी वाली बात ही करो, जब तक देहरादून में राजधानी रहेगी, इधर रहेगी, तब तक तो लोग भाग के देहरादून ही आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, तो वो होगा। दूसरा, आपने 2011 में कह दिया कि जिलों का हम 4 जिले बनाएंगे, कब बनाएंगे? वो जियो हो गया, हर वक्त कहते हैं हम वो करेंगे, फिर भी नहीं हो पाता। तो वो छोटे जिले होंगे, छोटी तहसीलें होंगी, तो प्रशासन जनता के करीब जाएगा, वहां पर जाएगा, वो ज्यादा देखेगा, फिर लोग वापस गाँव में रौनक आएगी, तो लोग लौटेंगे ऊपर। तो व्यवहारिक काम हो नहीं, हवा में हो रहा, सब हर चीज करें हम, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, अभी कहते हैं हम ये करें, अभी एक और कर दिया कि साहब हम कॉमन सिविल कोड बनाएंगे। कॉमन सिविल कोड से क्या मिलेगा? उत्तराखंड पलायन रुक जाएगा, लोगों की करीबी दूर हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, तो क्या कहते हैं, लोगों के जो अस्पताल की है और सारी चीजों की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। इस तरह से नहीं करेंगे। एक तो इमोशनल मुद्दे उठाएंगे, कभी कहेंगे हम कॉमन सिविल कोड बनाएंगे, कभी होगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। इस तरह के मुद्दों से लोग इस तरह भावनात्मक मुद्दे उठाते, असली जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। वो जमीन का, भू कानून का मामला था, उसको भी भटका दिया। अरे हम अच्छा कानून बना रहे हैं, क्या बनाओ, जो उसमें था भी वो भी खत्म कर दिया। उसकी धारा 143A उसको हटा देने के बाद अब जाओ बाहर में, जहाँ जहाँ जमीनों की बिक्री हो सकती है तो बिक चुकी है।
इस तरह से क्या जयसिंह जी ये उदासीनता हर सरकार में देखने को मिली है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि आंकड़े लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं, पलायन रुका नहीं है। अगर स्टार्टिंग से देखा जाए, जब उत्तराखंड राज्य बना था उसके बाद से लगातार, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो उद्योग होते हैं वो मौसम प्रभावित होते हैं, यानी कि मौसम पर निर्भर होते हैं, पर्यटन ज्यादा होते हैं और पर्यटन विभाग जो होता है वो एक निश्चित काल के लिए ही होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट आपसे। ये क्या डीपीसी से है, मेरे से है? फाइनल कमेंट है जी आपसे, हीरा सिंह जी आपसे। हीरा सिंह जी से सवाल है सर मेरा। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप वहाँ पर कुटीर उद्योग करें, उनकी उपज का मूल्य उनको मिले, जो भेड़ पालन का काम है उसको संरक्षण दें, जो वहाँ पर उनकी उपज होती है उसका मूल्य। जय सिंह जी, मेरा सवाल हीरा सिंह जी से है, फाइनल कमेंट है, हमारे पास वक्त की कमी है सर, जल्दी से दीजिए हीरा सिंह जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी उपज पहाड़ों पर होती है उस उपज को मंडी तक लाने के लिए सरकार खर्चा वहन करे, बहुत अधिक होता है, उनको सुविधा दे, वहाँ अस्पताल की सुविधा दे, वहाँ बच्चों को 30 सेकंड सर, 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड करे जी। स्वाभिमान बनाए और राजधानी वहाँ पर जिस वक्त की कमी होने के कारण वक्त की कमी होने के कारण हमें आप दोनों को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।